बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे के लर्निंग में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और इसमें हम कवर करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी और एक अहम चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। आज हम कवर करने वाले जो हमारे टॉपिक हैं वो क्रोमोसोम्स, डिफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे जाकर हम सेल साइकिल को भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज माइटोसिस को भी कवर कर लें और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मियोसिस को कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बस क्या है, द टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाय एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्टर फ्लेमिंग। सबसे पहले ये एक टर्म दिया था वेल्टर फ्लेमिंग ने 1882. In 1882, when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae के cells को rapidly जब वो examine कर रहे थे, after treating with Perkins aniline, जब उसने क्या किया, mix किया Perkins anilines उन cells के साथ। सबसे पहले वेल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे 1882 में, वो सालामेंडर लार्वे के सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने जब उनको ट्रीट किया परकिंस एनिलीन के साथ, यानी परकिंस एनिलीन मिलाया, मिक्स किया उन सेल्स के साथ, तो कुछ बॉडीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा कलर लिया, जिनको उन्होंने नाम दिया कि जी क्रोमोसोम्स, यानी कि कलरफुल बॉडीज। उस वक्त ये सोच रहे थे कि शायद इनका एक खुद अपना कलर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कलर्ड बॉडी नहीं है बल्कि कलरलेस बॉडीज हैं। ये तो सिर्फ परकिंस एनिलीन या किसी डाई की वजह से जो इनका कलर आ चुका था। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, वेल्टर फ्लेमिंग 1882, और कब, जब वो सालामेंडर के सेल्स को या लार्वे के सेल्स को एग्जामिन कर रहे थे, और उन्होंने जो डाई इस्तेमाल की, ये परकिंस एनिलीन बेसिकली एक डाई है। डाई का मतलब कोई भी कलर, ठीक है, सो कलरफुल डाई, ठीक है। सो जो डाई इस्तेमाल की वो परकिंस एनिलीन थे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनेशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, डिफाइन कैसे करेंगे? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर appears at the time of cell divisions, includes found in specific numbers made up of chromatin material. So cell division के वक्त हमें नजर आते हैं स्पेसिफिक नंबर हैं मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, और किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं क्रोमोसोम्स, और ये उस वक्त हमें नजर आ रहे होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, यानी उस वक्त ये कंडेंस हो जाते हैं और हमें माइक्रोस्कोपिकली, याद रखें वैसे हमें नेकेड आई से कभी भी नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोपिकली हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे कब, जब ये सेल डिवाइड कर रहा होता है और ये कंडेंस होता है। और एक और बात ये लिखी है कि स्पेसिफिक नंबर है, और ये किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के। याद रखें क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब जीन्स कह लें या डीएनए कह लें, और डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स हैं, तो ये सारा क्या कहलाता है, क्रोमेटिन मटेरियल। कंटेन्स हेरिडिटरी यूनिट्स, इनके ऊपर क्या होता है, हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, जीन्स नाम देते हैं, ठीक है। जीन्स हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो किसकी सूरत में आती है, जीन की सूरत में। और ये जीन कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये इन क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। मेड अप ऑफ द डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, ये किसके बने होते हैं, डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। अभी हमने बात की थी कि जीन्स या डीएनए या बेसिक प्रोटीन, जीन्स, डीएनए या क्रोमेटिन मटेरियल, ये तकरीबन सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। सिर्फ कुछ ना कुछ फर्क होता है, कहीं पर हम उनको डीएनए नाम दे रहे होते हैं, अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो डीएनए नाम दे रहे होते हैं, और फिर अगर मजीद छोटे स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर उनको क्या नाम देते हैं, जीन्स नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके साथ एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हिस्टोन नाम है, ठीक है। सो डीएनए और प्लस हिस्टोन्स मिलकर आगे जाकर क्या बना रहे होते हैं, क्रोमोसोम बना रहे होते हैं। अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द शेप ऑफ रॉड, ये बेसिकली कैसे हमें नजर आते हैं, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है रॉड शेप में हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। सो दोबारा इसको रीड आउट करते हैं। क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, स्पेसिफिक नंबर में मौजूद होते हैं, और ये उस वक्त हमें नजर आते हैं जब सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। उससे पहले हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उससे पहले चूंकि एक नेटवर्क मौजूद होता है तो हमें नजर तो आ रहा होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क है, लेकिन अकेले क्रोमोसोम हमें नजर नहीं आता, ठीक है। और ये स्पेसिफिक नंबर है, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, हेरिडिटरी यूनिट्स, जीन्स मौजूद हैं, डीएनए और एक बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, ठीक है। बहुत अहम प्रोटीन है जो डीएनए के साथ मिलकर क्या बना रहा होता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, और फिर वो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे होते हैं। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास कहलाता है आर्म और दूसरा हमारे पास कहलाता है सेंट्रोमियर। देखें आर्म और सेंट्रोमियर, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम, सो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, इनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सो ये पार्ट जो हमारे पास दरमियान में एक पार्ट होता है, इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, ये आर्म्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आर्म्स, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेंट्रोमियर, ठीक है,
ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। सो इस तरह की कोई शेप बनती है, शेप चेंज हो सकती है। सो अगेन फाइनली इस अगली स्लाइड पे जाने से पहले वेल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे 1882 में, और डाई कौन सी इस्तेमाल की थी, परकिन-एलिनीन। और डेफिनेशन क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अपीयर होते हैं सेल डिवीजन में, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं और इनके ऊपर स्पेशली कोड्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं जीन, जो कि हेरिडिटी यूनिट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये बेसिकली एक क्रोमोसोम की शेप है। देखिए यहाँ पर दरमियान में मौजूद है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो ऑरेंज बॉडी है ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। अच्छा, यहाँ पर ये बाकी जो दो हैं जिनको मैंने नाम दिया हुआ टेलोमर्स, ये इनके आर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्म्स कहलाते हैं। सो बेसिकली दो आर्म्स हैं। अच्छा, एक शॉर्ट आर्म है जिनको हम नाम देते हैं पी आर्म, और एक लॉन्ग आर्म है जिनको हम नाम देते हैं क्यू आर्म, ठीक है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। अच्छा, याद रखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड का मतलब क्या है, देखिए एक क्रोमोसोम है, मैं एक इस शेप की क्रोमोसोम बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या करता है कि सेल डिवीजन से पहले अपनी एक कॉपी बना लेता है, ठीक है, अपनी एक कॉपी बना लेता है और इस तरह की कॉपी बना लेगा, ठीक है। और बाद में जाकर ये क्या हो जाएगा, एक सेंट्रोमियर के साथ क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स। और ये कब होंगे, जब सेल क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, रिप्लिकेट करेगा। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, बिल्कुल कॉपी होती है एक दूसरे की, ठीक है। सो कॉपीज होती हैं दोनों बेसिकली। एक क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उससे पहले क्रोमोसोम अपने आप को रिप्लिकेट करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसके ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। और इनको फिर हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड्स, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, यानी अपनी एक कॉपी बना लेते हैं। और ये जो ऊपर पार्ट है इनको हम क्या नाम देते हैं, टेलोमर। ओके, सो ये बेसिकली क्रोमोसोम की एक शेप है समझने के लिए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बाय पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बुनियाद पर क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं, यानी ये जो सेंट्रोमियर अभी हमने बात की थी ऑरेंज कलर में, इसकी पोजीशन, इसकी बुनियाद पर क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स है। वैसे इसके अलावा भी क्रोमोसोम के टाइप्स हम कह सकते हैं, जैसे ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम जो हमारी सेक्स के अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो सेक्स यानी जेंडर को मेल या फीमेल है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए इनको हम क्या नाम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पर है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, सेंट्रोमियर कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो बेसिकली 4 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में होगा क्या, मेटासेंट्रिक में ये होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब है कि आर्म्स बराबर हैं, पी आर्म इन क्यू आर्म क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास है सबसे पहले मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक में अगर हम देखें यहाँ पर, सो यहाँ हमारे पास सेंट्रोमियर बिल्कुल कहाँ पर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, सेंटर में मौजूद हैं। और इस सेंटर में मौजूद होने की वजह से ये जो आर्म्स हैं और ये दोनों आर्म्स हमारे पास क्या हैं, बराबर है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर की पोजीशन थोड़ी सी सेंटर से एक तरफ हो जाएगी। इससे रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि एक आर्म थोड़ा सा लंबा और दूसरा आर्म थोड़ा सा छोटा। यहाँ देखें ये सब मेटासेंट्रिक है। और सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि भाई ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। सो एक आर्म हमारे पास शॉर्ट है और एक आर्म हमारे पास क्या है, लॉन्ग आर्म है, ठीक है। सो ये देखें, ये पी आर्म यानी शॉर्ट आर्म और ये क्यू आर्म ये लॉन्ग आर्म, ठीक है। सो यहाँ पर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसकी वजह से एक जो आर्म है वो शॉर्ट हो जाता है और एक आर्म क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये सब मेटासेंट्रिक था। अब हमारे पास है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में मजीद सेंट्रोमियर फर्दर मूव कर देता है। अभी सेंटर से थोड़ा सा आगे गया था तो एक आर्म लॉन्ग और एक आर्म शॉर्ट। अब मजीद आगे जाएगा तो एक आर्म बहुत लॉन्ग और एक आर्म बहुत शॉर्ट, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो आर्म है ये बेसिकली क्या है भाई, ये लॉन्ग आर्म बहुत ज्यादा लंबा हो गया और ये हमारे पास क्या कहलाता है,
बहुत छोटा आर्म बन गया, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? बेसिकली सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से। ये सेंट्रोमियर कहलाता है, जहां पर मैंने टिक लगा दिया ब्लैक कलर से, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से एक आर्म बहुत लंबा हो जाता है और एक आर्म बहुत छोटा हो जाता है। क्या लिखा है? रॉड लाइक क्रोमोसोम्स विद वन आर्म वेरी स्मॉल, एक आर्म बहुत बड़ा है, वन आर्म वेरी लॉन्ग, एक आर्म बहुत बड़ा और एक आर्म बहुत छोटा बन जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक और सबटेलोसेंट्रिक। फाइनली है टेलोसेंट्रिक, बिल्कुल एंड पर मौजूद है। कहां पर मौजूद है भाई? जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पर मौजूद है, यहां देखें बिल्कुल एंड पर मौजूद है। इस पोजीशन को हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक, यानी अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल एक कोने पर मौजूद हो तो टेलोसेंट्रिक। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंट्रोमियर सेंटर में मौजूद है तो इट मींस मेटासेंट्रिक, और अगर ये सेंटर से एक तरफ थोड़ा सा मूव करे, ठीक है, एक आर्म लंबा और एक आर्म छोटा, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, यानी अगर मजीद मूव करें और वो जो डिफरेंस था आर्म्स में वो मजीद ज्यादा हो, एक आर्म बहुत लंबा और एक आर्म बहुत छोटा, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और आखिर में टेलोसेंट्रिक, जहां पर हमें आर्म ही एक नजर आए, ठीक है, एक तरफ बिल्कुल आर्म होना, बिल्कुल टेल पर मौजूद हो, उसको हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है? ईच क्रोमोसोम इन यूकेरियोट्स वो सेल होते हैं, देखें, जहां पर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। अगर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? यूकेरियोट्स। तो यूकेरियोट्स के अंदर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम। भाई ये किसका बना होता है? क्रोमेटिन फाइबर का। किसका? क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर से पहले अगर हम बात करें तो क्या मौजूद है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है? देखें भाई, अगर डीएनए और प्लस हिस्टोन है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सो डीएनए और हिस्टोन मिलते हैं तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम बनाकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स, और ये क्रोमेटिन फाइबर आकर जाकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर्स आर पैक्ड बाय प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के थ्रू पैक किए जाएंगे, ठीक है, इनटू कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। हुआ ये कि अभी तक डीएनए की स्ट्रैंड चल रहे थे और उसके साथ प्रोटीन्स थे, तो मजीद कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे और ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी तक ये न्यूक्लियोसोम था, लेकिन जब ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, बहुत कंडेंस हुए, तो इसको हमने क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। याद रखिए, क्रोमेटिन हमारे पास क्या है? कंडेंस्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? कंडेंस स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटिन। उससे पहले न्यूक्लियोसोम, ठीक है, उससे पहले डीएनए प्लस हिस्टोन, ये इन्होंने बनाया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंडेंस हुआ तो क्या बना? क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन मजीद कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमेटिन अलाउज द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फिट इनटू द सेल न्यूक्लियस। अच्छा, एक सवाल है कि ये कंडेंस क्यों होगा? क्योंकि डीएनए जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो ये एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कैसे आएगी? जब तक वो कंडेंस नहीं होगी, जब तक वो कॉइल नहीं होगी। जब कॉइल होगी, कंडेंस होगी, तो एक न्यूक्लियस के अंदर वो जो है संभल जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। सो इसलिए ये कंडेंस स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा, और कंडेंस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन। और अगर मजीद कंडेंस हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। During cell division, chromatin condense further to form microscopically visible chromosome। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होगा? जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो उस वक्त हो ये रहा होगा कि भाई क्रोमोसोम जो हैं वो मजीद कंडेंस, क्रोमेटिन मजीद कंडेंस हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना, क्रोमेटिन मजीद कंडेंस हो जाएगा। फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम कंडेंस हुआ क्रोमेटिन फाइबर्स, वो क्रोमेटिन फाइबर मजीद कंडेंस होंगे जो हमें क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। और ये कब हो रहा होगा? जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, सेल डिवाइड से पहले क्रोमेटिन, ठीक है, या क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन की तरफ जाता है तो उस वक्त क्या कर रहा होगा? ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाएंगे और क्या बना देंगे? क्रोमोसोम, जो कि माइक्रोस्कोपिकली विजिबल सब्सटेंसेस हैं या ऑब्जेक्ट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स वेरीज टू द सेल साइकिल। स्ट्रक्चर वेरी करता है पूरे सेल साइकिल में। ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट्स। अभी हमने बात की थी कि क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट करेगा। ये जब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होने से पहले ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो क्रोमोसोम में अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी अपनी कॉपी बनाएगा। डिवाइड्स एंड पास सक्सेसफुली टू दियर डॉटर सेल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ दियर प्रोजेनी। और ये जब रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट करने के बाद जाहिर सी बात है 2 कॉपी बन जाएंगी, एक ओरिजिनल कॉपी और एक जो कॉपी बन गई थी, ठीक है। तो एक
एक डॉटर सेल में और एक दूसरे डॉटर सेल में। जब माइटोसिस हो रही होती है 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि एक सेल ने रिप्लिकेट किया एक डॉटर सेल में और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा। और इसी वजह से होता भी ये है कि कुछ जेनेटिकली डाइवर्सिटी भी आती है, ठीक है। ये जब सेल डिवीजन हो रही होती है आगे मेयोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि ये जब कॉपी ट्रांसफर हो रही होती है तो कुछ ना कुछ मटेरियल एक कॉपी का दूसरी कॉपी के साथ चला जाता है, जिसकी वजह से एक गेमेट जो है जेनेटिकली चेंज हो जाता है जबकि दूसरा चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चे जो हैं वालिदैन से मैच नहीं करते, बच्चे और वालिदैन में फ़र्क होता है और बच्चे में भी फ़र्क होता है। यानी अगर एक ही यानी एक जोड़ी है उसके बच्चे हैं तो दोनों बच्चे वालिदैन से भी मुख्तलिफ होंगे और दोनों बच्चे बहन भाइयों से भी मुख्तलिफ होंगे। इसकी वजह बेसिकली आगे मेयोसिस में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो हो वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये डाइवर्सिटी आती है। सो दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए और हिस्टोन जब मिलेंगे तो न्यूक्लियोसोम बनेगा। ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाएगा और क्रोमेटिन फाइबर्स बनेगा। क्रोमेटिन फाइबर्स मजीद कंडेंस हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन और हमें क्रोमोसोम नजर आएंगे। और ये क्रोमोसोम डिवीजन से पहले अपने आप की कॉपी बना लेंगे जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, आगे पढ़ेंगे भी। और ये क्रोमेटिड्स फिर क्या करेंगे, आगे जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे एक डॉटर सेल में और दूसरे डॉटर सेल में, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया। सो ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है, यानी 2 स्ट्रैंड चल रहे होते हैं एक साथ, ठीक है। 2 स्ट्रैंड चल रहे होते हैं। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, हेलिकली, ठीक है। सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आगे जाकर ये हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। सो इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस हो जाए, बिल्कुल कंडेंस हो जाए, तो ये देखें यहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन लोब्स या फिर जस्ट क्रोमेटिन नेटवर्क। और फिर ये मजीद अगर हम आगे जाकर देखें, मजीद जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। यहाँ पर बेसिकली वही पी आर्म इन क्यू आर्म इन सेंट्रोमियर और टेलोमर्स, ठीक है। तो ये पूरे क्रोमोसोम का एक जर्नल स्ट्रक्चर है जहाँ पर पी आर्म है, क्यू आर्म है, दरमियान में सेंट्रोमियर है, ठीक है। और बिल्कुल एंड पर क्या मौजूद है, टेलोमर मौजूद है। ओके, सो सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी हमने बात की थी कि एक क्रोमोसोम है, जब सेल क्या कर रहा होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल ये डिवीजन से पहले एक क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। मैंने एक शेप बना दी क्रोमोसोम। ये क्या करेगा भाई, ये सेल डिवीजन से पहले अपनी कॉपी बना देगा, ठीक है। क्या कर देगा, अपनी कॉपी बना देगा। और ये जो है एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे भाई, दरमियान में सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होंगे। तो ये जो 2 हमारे पास बेसिकली मौजूद हैं, ये 2 क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिड्स, या फिर एक और नाम भी कह सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हम नाम देंगे, क्रोमेटिड्स या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड लाइक अटैच विद ईच अदर। क्रोमेटिड्स आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली ये क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी हैं, ओके, ऑफ थ्रेड अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। को हम क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं या फिर सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। क्रोमोसोम रिप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी बना लेगा डिवीजन से पहले, और जब डिवीजन होगी तो एक कॉपी चली जाएगी एक डॉटर सेल में और दूसरी कॉपी चली जाएगी दूसरे डॉटर सेल में, ठीक है। ये जो दोनों कॉपीज थी ये अटैच सेपरेट होने से पहले अटैच होती हैं सेंट्रोमियर के थ्रू, और ये अटैच जो कॉपीज हैं उस वक्त उसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। और जब ये दोबारा सेपरेट हो जाएंगी एक डॉटर सेल में दूसरे डॉटर सेल में, तो दोबारा हम इनको क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। याद रखें क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या फर्क है। क्रोमेटिड्स जो हैं जो आइडेंटिकल कॉपीज हैं एक क्रोमोसोम की, क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिड्स और अटैच हुई होती है। लेकिन जब ये सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, दोबारा हम उसको क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। ओके, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। भाई वो चेंजेस जो एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन, वन सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन नेक्स्ट के दरमियान जो मौजूद होती है, जो चेंजेस आ रही होती है, उनको क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल। भाई साइकिल का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से एक काम चलना शुरू हो जाता है, यहाँ से एक काम परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, चलते 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 वापस यहाँ पर आ जाती है, तो उसको क्या नाम देते हैं कि जी ये क्या है, ये बेसिकली साइकिल है, ठीक है। सो सेल साइकिल यानी सेल
एक सेल के अंदर इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, इवेंट स्टार्ट हो जाते जाते सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, दोबारा वो सेल जो है दोबारा इस सेल के अंदर इंटर हो जाता है और ये पूरे सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। सो वो तमाम इवेंट्स, वो तमाम सीक्वेंसेस जो कि एक सेल साइकिल से लेकर दूसरे सेल साइकिल के दरमियान हो रही होती है, उनको क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल। The cell cycle undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA followed by the cell division। भाई इसमें होगा क्या, नंबर 1 होगा पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हो रही होगी। नंबर 2 रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होगी। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, सेल डिवीजन, और नंबर 3 सेल डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ काम है, सेल ग्रो जब हो रही होती है तो उसके अलावा कुछ एंजाइम की प्रिपरेशन भी होती है, सेल डीएनए की रिप्लिकेशन भी होती है। यानी यूँ समझ लें कि सेल साइकिल के बेसिकली 2 इवेंट्स हैं, एक वो जिसमें सेल प्रिपेयर कर रहा होता है और एक वो इवेंट जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आगे नीचे डायग्राम में हम देखेंगे कि क्या है। नंबर 1 देखें, सेल मौजूद है फॉर एग्जांपल कहाँ पर, आप ये कह लें कि G1 में मौजूद है, ठीक है, G1 के ऊपर मौजूद है सेल। तो यहाँ से सेल करेगा क्या, सेलुलर कंटेंट्स। अच्छा, G1 को पढ़ने से पहले हम एक और काम करते हैं। ये जो सेल साइकिल है बेसिकली इसके 2 इवेंट है। नंबर 1 ए कहलाता है भाई इंटरफेस, यहाँ पर हम शो करते हैं, एक कहलाता है इंटरफेस, यहाँ पर भी शो है, देखें लिखा हुआ है। और नंबर 2 हमारे पास क्या कहलाता है, एम फेस। सो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस का मतलब वो इवेंट्स जहां पर सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा, सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि सेल सिर्फ क्या कर रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। जबकि जब सेल प्रिपेयर कर ले और उसके बाद डिवीजन की तरफ जाए तो उसको हम कहते हैं एम फेस। सो नंबर 1 हमारे पास है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस के बेसिकली 3 या 4 स्टेप्स हो सकते हैं। नंबर 1 G1, ठीक है, G1 में क्या करेगा, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड। भाई यहाँ पर क्रोमोसोम जो हैं या फिर जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फलाना, ये सेलुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और क्रोमोसोम ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम अभी रेप्लिकेट नहीं करते लेकिन बाकी कंटेंट रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जो भी मटेरियल है वो अपनी कॉपी बना लेते हैं। अभी क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी नहीं बनाई, इसको हम कहते हैं G1 फेज। और दूसरा फेज हमारे पास है S फेज, यहाँ पर क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर लेते हैं। इससे पहले बाकी कंटेंट ने रेप्लिकेट किया था, बाकी सब्सटेंसेस ने रेप्लिकेट किया था, अब यहाँ पर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा। अगर ह्यूमन सेल है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 अगर है तो 92 हो जाएंगे, ठीक है। और G2 फेज उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक तो चेकिंग होगी कि क्या वो जो क्रोमोसोम ने रिप्लिकेट किया था उसमें कोई एरर तो नहीं आया है, नंबर 1 आगे बस हमें। और फर्दर हमारे पास सेल डिवीजन के लिए कुछ एंजाइम की सिंथेसिस भी है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये समझने की जरूरत है कि एक सेल G1 पर मौजूद है, G1 से कहाँ जाएगा, S फेज में, S से कहाँ जाएगा G2 फेज में। ये पूरे तीनों जो स्टेजेस हैं ये इंटरफेस कहलाते हैं। तो इंटरफेस को अगर हम मजीद देखें तो G1 एंड देन हमारे पास S और नंबर 3 G2 फेज, ठीक है। सो ये तीनों पर मुश्तमिल है। इसमें सेल यूँ समझ लें तैयारी करता है, इस सेल की ग्रोथ हो रही होती है, डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होती है, और डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम की नीड होती है, वो ज़रूरी है। और फर्दर ये कि जी वहाँ न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे होते हैं, उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है। सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है, इंटरफेस में। इंटरफेस के बाद सेल जाता है भाई एम फेज में, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, या फिर मियोसिस में भी हो सकता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस कहाँ पर होगा, मियोसिस कहाँ पर होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ माइटोसिस है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 सेल बने हैं, ये 2 सेल बने हैं, तो यहाँ अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हम एक सेल ले रहे हैं, ये एक सेल या तो कहाँ चला जाएगा, G0 में। G0 का मतलब वो बिल्कुल बी डिवीजन की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर वो कहाँ पर चला जाएगा, G1 में। अगर G1 की तरफ जाए तो इसका मतलब ये दोबारा ये क्या करेगा, तैयारी करेगा, और तैयारी करने के बाद G1 फिर S और फिर G2 और फिर M फेज, यूं ये एक सर्कल या फिर एक साइकिल चलती रहती है। इसको हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें एक सेल जिस पोजीशन से, जिस जगह से स्टार्ट हुआ था वहीं पर दोबारा आ जाएगा और दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। आगे हम पढ़ते भी हैं कि क्या है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। नंबर 1 इंटरफेस, द पीरियड ऑफ द सेल साइकिल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, 2 कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल लगातार डिवीजन के दरमियान में जो पीरियड होता है, जो वक्फा होता है जहां पर सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इट इज ए पीरियड ऑफ ग्रोथ, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1 काम, ठीक है, ग्रोथ हो रही होगी, पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और डीएनए की क्या हो रही होगी, सिंथेसिस हो रही होगी। नंबर 1 क्या हो रहा होगा, ग्रोथ हो रही होगी और डीएनए की सिंथेसिस हो रही होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द एम फेज, और एम फेज के लिए क्या कर रहा होगा, ये तैयार कर रहा होगा, ठीक है, अपने आप को।
The interphase is further divided into 3 subphases: G1 phase, S phase and G2 phase. 3 मजीद phases में divide कर सकते हैं, G1, S और G2 phases में. G1 phase, gap 1 phase भी जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है. It is a period of extensive metabolic activity in which cell grows. Cell क्या करेगा यहाँ पर? Grows करेगा. Number 1 in size, specific enzymes are synthesized. भाई कुछ खास एंजाइम जो सिंथेसाइज हो जाएंगे. नंबर 1 ग्रोथ होगी. नंबर 2 कुछ एंजाइम सिंथेसाइज होंगे ताकि डीएनए की क्या हो, बेसिस जो हैं. डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है. वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पेंटोज शुगर हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप हैं. तो वो बेसिस भी प्रिपेयर करेगा, उसके लिए एंजाइम तैयार कर रहे होंगे. यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड फॉर द डीएनए सिंथेसिस, ताकि डीएनए सिंथेसिस हो. ठीक है, सेल ग्रो करेगा और मुख्तलिफ एंजाइम की प्रोडक्शन होगी, सिंथेसिस होगी ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए. ठीक है. At a point in G1, the cycle may enter into a phase called G0. अगर G1 पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल S की तरफ नहीं जाता बल्कि कहाँ चला जाता है, G0 में. कहाँ पर जाता है? G0 में. Where are accumulated for the DNA synthesis, जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी. वैसे यहाँ पर यूँ समझ ले कि कुछ नहीं हो रहा होता. यहाँ उन्होंने आई थिंक गलत मेंशन किया है. G0 में सेल जस्ट डिवीजन की तरफ नहीं जाता, तैयारी नहीं करता. अगर डिवीजन की तरफ जाए तो वो कहाँ जाएगा? एस फेज की तरफ. ठीक है. G1 में जाने से पहले वो G0 की तरफ चला जाता है तो वो कुछ भी नहीं करता. और अगर G1 में चला जाता है तो फिर एस फेज और देन G2 फेज और फिर एम फेज. ठीक है. तो ये पूरा ये साइकिल है. एस फेज में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाएगी. इससे पहले सिर्फ डीएनए की तैयारी चल रही थी. डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड की तैयारी चल रही थी, बेसिस की तैयारी चल रही थी, एंजाइम की तैयारी चल रही थी. और अब क्या होगा? रेप्लिकेशन होगी. ठीक है. अब एक स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए दूसरा स्ट्रैंड बनेगा. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड. इसके रिजल्ट में क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेटेड, यानी कॉपी बन जाएंगे. ठीक है. सो सेल की ग्रोथ हो रही है, एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की एक्यूमुलेशन हो रही है और इस फेज में क्या हो रही है? एक चेन बन रही है. ठीक है. उसकी कॉपी बन रही है. अभी इससे पहले तैयारी चल रही थी, कॉपी बन गई. G2 फेज, गैप 2 फेज, ये प्री माइटोटिक डिवीजन. प्री माइटोटिक यानी माइटोसिस से पहले की जो डिवीजन है. द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज. इस फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाती है? नंबर 1, सेल ग्रोज इन साइज. सेल ग्रोज इन साइज ये पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा सेल ग्रो करेगा. ठीक है. सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेटेड. सेल ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट कर जाएंगी इन नंबर्स एज वेल एज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन. एंजाइम जो रिक्वायर्ड थे सेल डिवीजन के लिए वो भी बन जाएंगे. आल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज, वो भी सिंथेसाइज हो जाएंगे इस फेज में. अच्छा, एक बात याद रखें, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं. ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये माइक्रोस्कोपिकली हो रहा होता है और ये बहुत रैपिडली होता है. सो इतनी जो हम डिवीजन कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक बॉर्डर मौजूद नहीं है कि देखिए यहाँ तक ये काम हुआ और फिर ये काम स्टार्ट हुआ. नहीं, ये साइंटिस्ट ने अपने रिवीजन के लिए इनको डिवाइड किया मुख्तलिफ फेजेस को, जैसे इंटरफेज और फिर एम फेज, फिर इंटरफेज को मजीद डिवाइड किया हुआ है. तो वहाँ पर डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप पूरे इंटरफेज में ये कह सकते हैं कि सेल प्रिपेयर का, सेल का साइज बढ़ रहा होता है, ग्रोज इन साइज. नंबर 2, प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और प्रिपरेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स. ये सारे काम एक साथ हो रहे थे और फिर साइंटिस्ट ने उनको कुछ ना कुछ अपनी आसानी के लिए अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. तो अगर आप ये कह लें कि जी यहाँ पर ग्रोथ हो रहा होता और यहाँ भी ग्रोथ हो रही होती थी, तो ये बिल्कुल ऐसा है. यहाँ पर भी ग्रोथ थी, यहाँ पर भी ग्रोथ थी. ठीक है. यहाँ पर भी सेल के डीएनए की रेप्लिकेशन की तैयारी चल रही थी, यहाँ भी रेप्लिकेशन की तैयारी चल रही थी. एंजाइम की सिंथेसिस यहाँ भी हो रही थी और यहाँ भी हो रही थी. तो ये सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है. अब हम जाते हैं एम फेज. एम फेज में सबसे पहले हमारे पास है माइटोसिस. In this type of cell division, a parent cell divides into 2 daughter cells in a way that the number of the chromosomes in the daughter cells remains the same as in the parent cell. भाई एक daughter cell, एक parent cell divide करेगा 2 daughter cell में. Important point number 1. ठीक है. एक parent cell divide करेगा 2 daughter cell में और chromosome numbers in the daughter cells remain the same. भाई और chromosome number क्या हो जाएंगे? daughter cell में remain same हो जाएंगे. भाई एक सेल डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम है, इन्होंने डिवाइड किया एक सेल और 2 सेल बनाए, एक डॉटर सेल दूसरा डॉटर सेल, लेकिन यहाँ भी 46 यहाँ भी 46. दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस. Where one parent cell is divided into 2 daughter cells and each daughter cell will contain the same number of chromosome as was present in the parent cell. ठीक है. अगर हम ह्यूमन की सेल की बात करें, 46 number of chromosome is present in the human cell और when the cell is divided into 2 cells,
इन माइटोसिस ईच सेल विल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम रहेंगे डॉटर सेल में। डॉटर सेल कौन सा होते हैं? पेरेंट सेल वो सेल जो डिवाइड कर रहा है, और डॉटर सेल वो सेल जो डिवाइड करने के बाद बन जाते हैं, जो हमें मिलते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। फेजेस ऑफ माइटोसिस, अगेन फिर फेज ऑफ माइटोसिस। देखिए माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि दिनों और महीनों से चलता रहता है, इतना लंबा प्रोसेस जिनको हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत जल्दी रैपिडली होने वाला प्रोसेस होता है, इसलिए इनके जो फेजेस होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी की खातिर डिवाइड किया कि यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ काम ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि प्रोफेज का काम जो है मेटाफेज के अंदर दोनों, ठीक है, एक साथ हो रहे हो। सो दो फेजेस है बेसिकली, बट फॉर द स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दो माइटोसिस इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूटी के साथ कोई काम हो रहा होता है, उनकी डिवीजन आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपने आसानी की खातिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड इनटू टू फेजेस, इनको दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है। माइटोसिस को दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस एक सेल डिवाइड करेगा, एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा और क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और 4 सेल डॉटर सेल बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है, आधे रह जाएंगे। अच्छा, माइटोसिस के दो फेजेस हैं बड़े ब्रॉडली अगर हम डिवाइड कर लें। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस टूटेगा, और साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, ठीक है। सो हम आगे पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में क्या है। ये देखिए बेसिकली एक डायग्राम है, आगे थ्योरी पढ़ने से पहले हमें डायग्राम समझ में आना चाहिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर समझें कुछ इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें, गूगल पे जब आप जाएंगे माइटोसिस के मुख्तलिफ डायग्राम्स आपको मिलेंगे, और हर डायग्राम शायद दूसरे डायग्राम से डिफरेंट हो, थोड़ी बहुत चेंजेस हों, तो इसमें अगेन फिर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। जो चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पर भी मेरे हिसाब से वो चीज़ शो नहीं है, लेकिन ये है कि गलत हम नहीं कह सकते। सबसे पहले यहाँ पर एक सेल है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है यानी कंडेंस है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम में भी कंडेंस नहीं है, हमें नजर ये क्रोमेटिन मटेरियल है। मैं इसको क्या नाम देता हूँ? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या नाम देंगे? क्रोमेटिन मटेरियल है। और यहाँ पर देखें ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम कहलाते हैं, और ये बेसिकली फिलहाल अकेला है। हम यू शो कर सकते हैं कि ये क्या है भाई, ये अकेला है, लेकिन उन्होंने यहाँ डबल कॉपीज बना दी, ठीक है। सो होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास डिवीजन से पहले जो कंडीशन मौजूद है उसको हम देखते हैं। भाई एक यहाँ पर उन्होंने सेंट्रियोल्स शो कर दिए जो कि रिप्लिकेटेड, उन्होंने के रिप्लिकेट कर गए, लेकिन फिलहाल रिप्लिकेट अगर हम बात करें तो फिलहाल रिप्लिकेटेड नहीं है। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर हमारे पास ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम शो करें तो ये मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ओके। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, और ये मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। अभी ब्रेक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, सो मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद होता है एक सेंट्रोसोम, इसको हम क्या नाम लेते हैं? सेंट्रोसोम, ठीक है। अब ये क्या होगा? क्या ये डिवीजन से पहले की कंडीशन मौजूद है, होगा ये कि सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा, जो हमारे पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये एक काम ये होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम थे, ये क्या थे? सेंट्रोसोम, ये डुप्लीकेट कर देंगे या रिप्लिकेट कर देंगे, तो डुप्लीकेट बन जाएंगे और ये 2 बन जाएंगे, और 2 बनने के बाद ये मूव करना शुरू कर देंगे अपोजिट पोल की तरफ, और साथ साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी रिलीज होना शुरू होंगे। आगे हम देखते हैं। तो ये इमेजिन करें कि ये इनिशियली कंडीशन है जो हमने बहुत सिंपल अंदाज में ड्रॉ किया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फिर क्रोमेटिन नेटवर्क, और एक तरफ हमारे पास सेंट्रोसोम मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो ब्रेक हो जाएगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे कि भाई ये क्या है? क्रोमोसोम में कंडेंस भी होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा माइक्रोस्कोपिकली, ओके। नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो जगह जगह से टूटनी शुरू हो जाएगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, और ये जो सेंट्रोसोम था ये रेप्लिकेट करेगा और क्या होना शुरू हो जाएगा? सेंट्रियोल बना देगा। 2 सेंट्रियोल जब रेप्लिकेट करेंगे तो 2 बनेंगे, और उनको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रियोल्स, और फिर ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और साथ साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी बनना शुरू कर देंगे। तो ये स्टेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें
सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल थे ये अपोजिट पोल की तरफ देखे जाना शुरू, एक ऊपर जा रहा है इस तरफ और एक इस तरफ, ये अपोजिट पोल कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल जगह जगह से टूटनी शुरू हो गई है, ये जो गैप हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो गई है और साथ साथ में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था ये ब्रेक हो गया किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। और क्रोमोसोम कंडेंस भी हुआ, मेनोपॉज नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है ये समझ लो कि प्रोफेज, यानी ये पहले हमारे पास इनिशियल बिफोर माइटोसिस का फेज था और अब ये ऊपर प्रोसेस क्या था, प्रोफेज, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हो जाएंगे और क्या बनना शुरू हो जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। और उसके बाद जो सेंट्रियोल थे उन्होंने रेप्लिकेट किया और अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हुए और स्पिंडल फाइबर्स बनाने शुरू किए, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है प्रोफेज, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास फेज है प्रोमेटाफेज या मेटाफेज। प्रोमेटाफेज में क्या होगा, प्रोमेटाफेज में होगा ये कि भाई ये जो सेंट्रियोल थे ये बिल्कुल अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे, पहुंच जाएंगे अपोजिट पोल पर, यूं समझ लें, और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा ये प्रोमेटाफेज या मेटाफेज ये तकरीबन एक ही, यानी देखो उन्होंने दो शो किया, अक्सर बुक्स में अक्सर जो है डायग्राम में एक होता है, ये दोनों तकरीबन करीब करीब है। तो होता क्या है इन दोनों में कि सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर दिया, पहुंच गए अपोजिट पोल्स पर, और स्पिंडल फाइबर्स उन्होंने पहले से जनरेट करना शुरू कर दिए थे, वो भी बन गए। अब मेटाफेज में होगा ये कि ये जो क्रोमोसोम्स थे जो अभी ब्रेक हुआ था क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, वो क्रोमोसोम अब नहीं होंगे, वैसे क्रोमेटिड्स है, ठीक है। क्योंकि कॉपीज हैं तो क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, सो हमें कॉपी की सूरत में नजर आने शुरू हो जाएंगे, वो कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स क्या करना शुरू कर देंगे, अरेंज करना शुरू कर देंगे। एक प्लेट कहलाती है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर डायग्राम में अगर शो करें तो ये प्लेट बेसिकली सीधी जो प्लेट है ये कहलाती है मेटाफेज प्लेट, इसके ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर के साथ कहाँ अटैच होंगे, अगर हम यहाँ डायग्राम शो करें, देखिए बेसिकली ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी एक क्रोमेटिड है और दूसरा क्रोमेटिड है, दरमियान में क्या मौजूद है, दरमियान में मौजूद है भाई सेंट्रोमियर, ओके। यहाँ से थ्रेड लाइक फाइबर आ रहे हैं, ठीक है, ये थ्रेड लाइक फाइबर एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है, ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच होंगे वो किसके साथ अटैच होंगे, सेंट्रोमियर के साथ, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में कहाँ पर अरेंज हुए क्रोमोसोम, ये कहलाते हैं मेटाफेज प्लेट पर। अगर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएं तो उसको हम कहते हैं भाई मेटाफेज। मेटाफेज कब होगा, जब ये क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएं और स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ अटैच हो जाएं, सेंट्रोमियर के साथ। और यहाँ पर एक प्रोटीन इस्तेमाल हो जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, क्या, काइनेटोकोर एक प्रोटीन है, इसके थ्रू अटैच होंगे। अब दोबारा समझे, हमने अभी बात की थी प्रोफेज में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई, क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हुआ और क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड नजर आने लगे। उसके अलावा जो सेंट्रोसोम था उसने डिवाइड किया और दो सेंट्रियोल्स बनाए, दो सेंट्रियोल्स कहाँ मूव करने लगे, पोल्स की तरफ मूव करने लगे। और पांचवा काम क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू कर दिए, क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हुआ, नंबर 1, नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई, नंबर 3 जो सेंट्रोसोम था उसने डिवाइड किया, दो बने, ठीक है, सेंट्रियोल्स बन गए, नंबर 4 स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हुए और सेंट्रियोल्स ने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, प्रोफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, ये जो क्रोमेटिड्स थे, ये जो क्रोमोसोम थे, ये बिल्कुल प्लेट के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होना शुरू हो जाएंगे, किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, ओके। सो ये दो काम होंगे मेटाफेज में, मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज होना और फिर स्पिंडल फाइबर्स का अटैच होना किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास आता है एनाफेज। कौन सा, हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में होगा ये कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, एक अपनी तरफ, एक पोल की तरफ, दूसरा दूसरी पोल की तरफ। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसके रिजल्ट में एक तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, नंबर 1, यहाँ देखें, इसके रिजल्ट में वो जो क्रोमेटिड्स थे वो डिटेच होना शुरू हो जाएंगे, दो थे एक दूसरे के साथ अटैच थे, सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच थे, लेकिन अब क्या हो गए, डिटेच हो गए, अलग अलग हो गए और वी शेप इख्तियार करने लगे। वी शेप क्यों बनेंगे, क्योंकि जब अट्रैक्शन होगी एक तरफ, ठीक है, इस वजह से क्या होगी, वो शेप चेंज हो जाएगी, वी शेप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये अपोजिट पोल की तरफ, ये इधर मूव करेगा, ठीक है, और ये इधर मूव करेगा। और मूव क्यों करेगा, क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर
करें, इस वजह से ही अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो एनाफेज में जस्ट एक काम होगा कि जी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी स्पिंडल फाइबर्स में, और जिसके रिजल्ट में वो जो क्रोमेटिड्स अटैच थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जो कि आइडेंटिकल कॉपीज थी। जब भी सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड्स की बात होगी तो आप कहेंगे आइडेंटिकल कॉपीज, ओके, वो डिटेच होगी और अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या इस फेज को हम कहेंगे एनाफेज। आखिर में हमारे पास है टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में ज्यादातर काम रिवर्स होता है ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या था? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, क्रोमेटिड नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, सेंट्रोसोम ने डिवाइड किया था या रिप्लिकेट किया था और 2 सेंट्रियोल्स बन गए थे। नंबर 4, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए थे और सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब टेलोफेज की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपीयर होगी, रीअपीयर होना, जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ओके, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रोमेटिड्स पहुंच गए थे बिल्कुल पोल्स पर, वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और क्रोमेटिन नेटवर्क बना देंगे। नंबर 2। नंबर 3, जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, वो जो सेंट्रियोल्स थे, अब 2 थे लेकिन अब अलग अलग पोल्स पर जब पहुंच गए तो वहां पर अकेले दोबारा हो जाएंगे, उनको हम दोबारा क्या नाम देंगे? सेंट्रोसोम, ठीक है। सो 4 काम दोबारा रिवर्स हो गए, किसके? प्रोफेज के। क्रोमेटिन नेटवर्क दोबारा बिल्डअप हुआ, रीजनरेशन हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और उसके बाद जो है क्रोमेटिड्स जो थे जो अपोजिट पोल पर पहुंच गए थे दोबारा कंडेंस हो जाएंगे और क्या बनेंगे? हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क, अभी क्रोमेटिड थे, अभी क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, या क्रोमोसोम भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, फर्दर ये कि जी स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ओके। सो ये काम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ सेंट्रोसोम बचा है, और ये दोबारा जो है क्या होना शुरू हो रहा है? कंडेंस होना शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए कंडेंस होना शुरू हो रहा है, और यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल हल्के कलर से क्या नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होना शुरू हो रही है, और यहाँ पर अब साइटोकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। याद रखें साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो 2 तरह से होती है। एनिमल्स में जो है एक कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, दरमियान में एक कट लगना लग जाता है, एक तरफ से भी, ये देख रहे हैं ये और ये, ठीक है, ये आखिर में बढ़ता रहता है और जैसे उन्होंने न्यूक्लियस में डिवाइड किया तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू कर देगा और आखिर में ये कंस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी और 2 अलग अलग सेल बन जाएगी। बिल्कुल फाइनली ये यूं मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे सेल, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस से पहले डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। और प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में दरमियान में प्लेट बननी शुरू हो जाती है, क्लियर बननी शुरू हो जाती है, और फिर वो फाइनली डिवीजन की तरफ लेके जाता है सेल को। तो ये पूरा प्रोसेस है माइटोसिस का। अब आगे देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, द कैरियोकाइनेसिस। अभी हमने बात की थी 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या है? कैन बी डिवाइडेड फर्दर फॉर कन्वीनियंस इनटू 4 फेजेस। कैरियोकाइनेसिस को मजीद हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एक शॉर्टकट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पमाट हम इसके लिए, ठीक है, एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं या फिर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, पमाट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। व्हिच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज? लेट्स स्टडी माइटोसिस इन एनिमल सेल। अब हम देखते हैं नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा? ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस। हमने बात की थी कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। सो पहला काम ये हुआ, नंबर 1, एंड बिकम्स विजिबल एज थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्टोसोम। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? थिक कॉइल्ड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल डिवाइड हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? थिक कॉइल्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिनको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। नंबर 1 काम, ईच क्रोमोसोम्स एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। और ये इसी वक्त ही, चूंकि ये इससे पहले ही चूंकि 2 रेप्लिकेट कर चुके हैं, तो एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होगा? 2। इनको हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटिड्स, ठीक है। नंबर 2 काम, द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर टेक्स्ट सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड दूसरे के साथ कहाँ अटैच होंगे? सेंट्रोमियर के। तो ये बेसिकली पॉइंट नंबर 1 से ही ताल्लुक है। क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हुआ, क्रोमोसोम नजर आने लगे। क्रोमोसोम ऑलरेडी 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हैं जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। तो क्या काम नंबर 1, ये जॉब नंबर 1 था। नंबर 2, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये काम नंबर जॉब नंबर 2 है, ठीक है। दूसरा काम है, पहला काम क्रोमेटिन नेटवर्क का ब्रेक हो जाना या कंडेंस हो जाना, दूसरा काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर हो जाना। एट द सेम टाइम सेंट्रोसोम डिवाइड, और तीसरा काम क्या है भाई? सेंट्रोसोम डिवाइड करना शुरू कर देगा। हमने पहले भी बात की थी, सेंट्रोसोम डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? 2 सेंट्रियोल्स बनाएगा। ईच मूव, अच्छा चौथा काम क्या होगा? ईच मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। चौथा काम ये होगा कि दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास जॉब नंबर 4 है, सॉरी, IB।
ऑफ द एनिमल सेल्स एंड फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ये हमारे पास बेसिकली पांचवा काम है, ठीक है। वी नंबर 1 क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हुआ, नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई, नंबर 3 हमारे पास सेंट्रोसोम ने डिवाइड किया और क्या बना दिए, सेंट्रोल्स बना दिए, और नंबर 4 ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया, और नंबर 5 ये क्या बनाएंगे, साथ साथ में स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देंगे। ओके, मेटाफेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। भाई इक्वेटर ऑफ द, बिल्कुल स्पिंडल के दरमियान में आ जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर था उसके बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है। अरेंज करना शुरू कर देंगे, अरेंज करना शुरू कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स बाय इट्स सेंट्रोमियर। सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स बाय इट्स सेंट्रोमियर हमने पहले भी ड्रॉ की थी, अगर हम यहाँ दोबारा ड्रॉ करें, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली 2 क्रोमोसोम हैं, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, आप कह सकते हैं, एक क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये हमारे पास क्या है, यू कह लें कि जी ये सेंट्रोमियर है, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से और एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच कर देंगे, ठीक है। सो नंबर 1 अगेन हम बात करें मेटाफेज पर, ये क्या करेंगे, मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैचमेंट हो जाएगी थ्रू सेंट्रोमियर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमने पहले भी बात की, यहाँ 2 काम होंगे, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जिसके रिजल्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्रोमेटिड्स डिटैच हो जाएंगे। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड्स एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट्स। वो जो क्रोमेटिड्स थे जो हमने बात की थी, 2 जो अटैच थे, ये दोनों क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग होना शुरू। अगर हम शो कर दें तो यहाँ पर ये यूं नजर आएंगे हमें, सॉरी सर, ये यूं, ठीक है, और एक जो है हमारे पास यूं। ओके, सो यहाँ पर इसका अपना सेंट्रोमियर और इसका अपना सेंट्रोमियर, ये अटैच हुआ था इधर एक हमारे स्पिंडल से और दूसरे स्पिंडल से। फाइनली इनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वी की शेप में जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। ये एक ये वी की शेप में और यहाँ पर सेंट्रोमियर, और ये दूसरा वी की शेप में और यहाँ पर सेंट्रोमियर, और अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से ये सेपरेशन होगी, किसमें, एनाफेज में, कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्रोमेटिड डिटैच हो जाएंगे। बस इतनी बात हमें याद रखनी है यहाँ पर। टेलोफेज में क्या होगा, दिस इज, हमने पहले भी कहा था कि ये रिवर्स होता है किसका, प्रोफेज का। दिस इज द स्टेज व्हेन द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिड्स नहीं कहलाएंगे, जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम। ये क्या कहते हैं, रीच, ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर भाई, अपने रिस्पेक्टिव जो है ये रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पहले हमारे पास क्रोमेटिड्स थे, लेकिन अब दोबारा हम क्या नाम देना शुरू कर देंगे, क्रोमोसोम, क्योंकि अब इंडिविजुअल है, अब कॉपी नहीं है, अब अटैच नहीं है, अब अलग अलग हो गए। ओके, और इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, इनकी मूवमेंट रुक जाएगी। जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे तो मजीद तो मूवमेंट होगी नहीं, तो मूवमेंट रुक जाएगी। ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। भाई दोनों जो पोल हैं बराबर बराबर क्रोमोसोम मिलना शुरू हो जाएंगे। भाई क्रोमोसोम ने रिप्लिकेट किया था, 46 से 92 बन गए, अब 46 इधर 46 इधर, ठीक है। तो सेम क्रोमोसोम मिल जाएंगे दोनों पोल्स में। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कहा था कि ये दोबारा रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। इन दिस वे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म इन ईच सेल। अब सेल नहीं बने, अभी फिलहाल डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं इसको, डॉटर न्यूक्लियाई इसलिए कहते हैं कि अभी तक साइटोप्लाज्म ने डिवाइड नहीं किया था। इस सूरत में अगर हम पिछले डायग्राम देखें तो पिछले स्लाइड्स को देखें तो यहाँ पर हमने देखा था ये जो है ये बेसिकली 2 न्यूक्लियाई है। अब ये 2 सेल्स फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं क्योंकि अभी सेल ने पूरा डिवाइड नहीं किया है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ तक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब अगला फेज होगा साइटोप्लाज्म की डिवीजन का, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, soon the cytoplasm of the cell also divides into 2 daughter cells form। जाहिर सी बात है जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो डॉटर सेल्स बनेंगे, इससे पहले डॉटर न्यूक्लियाई थे, अब डॉटर सेल होंगे। ओके, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय डेवलपिंग अ कंस्ट्रिक्शन। एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। हमने बात की थी ना सेल के दरमियान, बिल्कुल अगर हम यहाँ देखें, दोबारा डायग्राम की तरफ जाते हैं तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये कहलाता है कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये पहले छोटी कंस्ट्रिक्शन फिर बढ़ती जाएगी और सेल आखिर में साइटोप्लाज्म मुकम्मल जो है डिवाइड हो जाएगा। ओके, दिस कंस्ट्रिक्शन बिकम डीप, ये डीप होती जाएगी, पहले छोटी थी अब डीप होती जाएगी। टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इन 2 इक्वल हाफ्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। 2 इक्वल हाफ में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। इन प्लांट सेल इट अकर्स बाय डेवलपिंग सेल प्लेट। प्लांट सेल में क्या हो जाएगा, एक सेल प्लेट बननी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर रफली ड्रॉ करना शुरू कर दें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक
सेल है प्लांट का। यहाँ पर होगा ये कि दरमियान में यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, यूं यूं करते करते करते, तो ये एक कहलाता है फाइनली हमारे पास एक सेल बिल्कुल साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल बन जाएंगे, इसको कहते हैं सेल प्लेट। ठीक है, इन दिस वे हम क्या कह सकते हैं, आगे लिखा हुआ है इन दिस वे टू डॉटर सेल्स हमारे पास सेम कॉपीज, आपस जो कॉपीज हैं डॉटर सेल बन जाएंगे, लेकिन एक दूसरे की कॉपी होंगी तो कॉपीज बन जाएंगे। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वजह क्या है भाई, एक सेल जब मियोसिस हुई, स्पर्म एंड एग बने, उन्होंने मिलकर जाइगोट बनाया, तो जो पहला सेल बनेगा उसके बाद हमेशा के लिए उस सेल में सिवाय गेमेट्स बनाने के अमल के बाकी जहां पर भी डिवीजन होगी वो किसके थ्रू होगी, वो माइटोसिस के थ्रू होगी। तो लाइफ के ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोसिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट जितनी हो रही होती है, ग्रोथ जितनी हो रही होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस, यानी उस ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वहां पर क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रही होती है। With few exception, all kind of sexual reproductions and vegetative propagation take place. ये sexual नहीं है, asexual है, ठीक है, ये गलत लिखा है। Asexual reproduction, vegetative propagation take place by mitosis. By vegetative propagation या asexual reproduction, वहाँ पर क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रही होती है। मियोसिस कहाँ हो रही होती है? जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर गेमेट्स बनना है, ये बात याद रखें। जहाँ गेमेट्स बनेंगे वहाँ पर मियोसिस, और जहाँ पर गेमेट्स नहीं बन रहे वहाँ पर जहाँ भी डिवीजन हो रही होती है वहाँ पर क्या हो, कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सोमेटिक सेल। अच्छा, सोमेटिक सेल हमने पहले भी बात की थी, एक होते हैं सेक्स सेल और एक होते हैं सोमेटिक सेल। हमारी बॉडी के सेक्स सेल के अलावा, गेमेट्स के अलावा, स्पर्म्स एंड एग के अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, सो सच एज ब्लड सेल जो है डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के बाकी सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां माइटोसिस हो रही होती है। द हीलिंग ऑफ वुंड्स, भाई जख्म आ जाते हैं, ठीक है, कट लग जाते हैं, वियर एंड टीयर, ठीक है, जो सेल रिप्लेस कर रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है, यूज करने के बाद रिप्लेसमेंट होती है। विद एन ऑर्गेनिज्म इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द माइटोटिक डिवीजन। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। देखिए 3-4 चीजें बात याद रखें। नंबर 1, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वहां पर भी क्या हो रहा होता है, माइटोसिस, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी सोमेटिक सेल हैं जहां पर डिवीजन हो रही होती है वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां माइटोसिस हो रही होती है। ठीक है, जैसे ब्लड सेल वगैरह की रिपेयरिंग है या फिर ब्लड सेल्स की जो है इंक्रीज तादाद बढ़ती रहती है, उसमें भी माइटोसिस हो रही थी। हीलिंग ऑफ वुंड्स या वियर एंड टियर सेल्स के अंदर भी क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है। सो गेमीट्स के अंदर मियोसिस और गेमीट्स के अलावा जो डिवीजन हो रही होती है वहां पर क्या हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है। रिजनरेशन हो रही होती है एनिमल्स के अंदर, वो भी माइटोसिस है। ठीक है, जख्म लग जाते हैं, उसकी जो हीलिंग है वहां पर भी क्या हो रहा होता है, माइटोसिस। वियर एंड टियर में भी माइटोसिस। रिप्लेसमेंट अगर सेल कर रहे होते हैं वहाँ पे भी माइटोसिस। ब्लड सेल 120 डेज के बाद अगर अभी से खत्म हो जाते हैं, दोबारा बनते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में एग्जैक्टली कॉपीज बनती हैं। सो अगर हम थोड़ा सा दोबारा समरी की तरफ जाएं माइटोसिस की, तो माइटोसिस की बेसिकली एक ऐसे सेल डिवीजन है जहाँ पर एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल बनाएंगे, 2, और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होंगे, याद रखें। इनको हम कहते हैं 2n। अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये कहलाता है 2n। ठीक है, और ये 2 सेल बनाएंगे 46 and 46, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, 2n का मतलब होता है डाइप्लॉइड। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइप्लॉइड। और अगर ये बाई चांस हाफ हो जाते हैं ना, जैसे मियोसिस में होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, हैप्लॉइड। क्या नाम देते हैं, हैप्लॉइड। ओके, सो इसके 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हमने डिवाइड किया होता है 4 फेज में, पमार्ड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, क्रोमैटिन नेटवर्क ब्रेक होगा, सेंट्रोसोम डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। मेटाफेज प्लेट में तमाम क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड एक प्लेट के ऊपर आ जाती है, लाइन के ऊपर आ जाती है, इक्वेटर में आ जाती है, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाती है सेंट्रोमियर के थ्रू। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, और ये जो क्रोमोसोम्स थे या जो क्रोमेटिड्स थे वो डिटेच होना शुरू हो जाएंगे और वी शेप इख्तियार करेंगे और अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। टेलोफेज में ये कॉन्ट्रैक्शन मजीद ज्यादा होती जाएगी, यहाँ तक कि वो जो क्रोमेटिड्स थे जो डिटेच हो गए थे वो कहाँ पर पहुंच गए, अपोजिट पोल पर पहुंच गए। और अब रिजनरेशन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस से, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन डीप होती जाएगी, फाइनली क्या कर देगी, एज अ रिजल्ट सेल को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर रहते हैं। माइटोसिस कहां पर है, जितने भी सोमेटिक डिवीजन है, जो सोमेटिक सेल की डिवीजन है वहां पर माइटोसिस हो रही होती है, चाहे ग्रोथ
ग्रोथ हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे रिपेयरिंग हो, चाहे वीर एंड टियर सेल की रिप्लेसमेंट हो। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। नए टॉपिक में माइटोसिस इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।